नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विराज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जिसमें मैंने अपने दोस्त को संतान सुख दिया। मैं एक 28 साल का नौजवान हूं, दिखने में एक पहलवान की तरह। लड़कियां कहती हैं कि मैं हैंडसम हूं। आप समझ सकते होंगे कि लड़कियां मुझे देखकर मेरे आकार की कल्पना करती होंगी। मैं जयपुर की एक अच्छी कॉलोनी में किराए पर रहता हूं। वहां सभी लोग काफी वीआईपी और अच्छे हैं। मकान मालिक का बेटा विवेक मेरा हमउम्र है। इस वजह से हम दोनों में काफी अच्छी बनने लगी थी। विवेक की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसकी बीवी आरुषि काफी सुंदर और संस्कारी थी। मैं लगभग 2 साल से उनके यहाँ किराए पर रह रहा था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी बीवी आंख उठाकर भी देख ले। मेरे मन में भी उसके लिए इज्जत थी। काफी भरा पूरा परिवार था, लेकिन एक कमी थी कि विवेक को कोई संतान नहीं हो रही थी। मैं और विवेक हमेशा 5-10 दिन में 1-2 बार तो किसी न किसी बार में बैठकर ड्रिंक का मजा जरूर लेते। एक बार काफी दिनों तक उसने ड्रिंक करने का नहीं बोला, तो मैंने ही अपनी तरफ से कहा, चल यार विवेक, आज अड्डे पर चलते हैं। इस पर विवेक ने कहा, नहीं यार, मन नहीं है मेरा। मुझे लगा कि ये उदास है और कुछ न कुछ बात जरूर है, वरना ये मना नहीं करता। तब मैं उसको दोस्ती की दुहाई देकर अपने साथ बार में ले गया और एक अलग कोने में दोनों अकेले में बैठ गए। वह कुछ बोल नहीं रहा था। जब सुरूर थोड़ा चढ़ने लगा तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या बात है विवेक भाई, उदास क्यों हो? मेरा इतना कहना हुआ और उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, विराज भाई, तुमसे क्या छुपा हुआ है? बच्चा नहीं होने की वजह से बेचारी आरुषि को बातों ही बातों में इतने ताने सुनने पड़ते हैं कि वह रात को अकेले में रोने लग जाती है। इस बात का असर अब हमारी निजी लाइफ पर भी पड़ने लगा है। हम दोनों ही नीरस से हो गए हैं। अब हमारी जिंदगी में वह मजे नहीं रहे। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, विवेक भाई, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? विवेक, वे बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्पर्म काउंट बहुत कम है, आरुषि में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, तो भाई इसके लिए बहुत उपाय है। आजकल विवेक भाई अंग्रेजी और देसी दोनों दवाइयां 3 साल से ट्राई कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब अंतिम उपाय स्पर्म डोनेशन का है, लेकिन यार मैं ऐसे ही किसी का स्पर्म अपनी पत्नी में डलवा दूं। पता नहीं किसका हो और कैसा बेटा हो। मैं चुप हो गया और एक सिगरेट सुलगाकर धुआं उड़ाने लगा। इतने में पता नहीं विवेक को क्या सूझा कि वह मुझसे बोला, विराज भाई, ये काम तुम कर दो मेरे लिए। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं और हम अच्छे दोस्त भी हैं। तुम अपना स्पर्म दे दो। एक बार तो ये सुनकर मेरे को भी झटका लगा। फिर मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा, देख विवेक भाई, इन लफड़ों में मुझे नहीं पड़ना यार। ये डॉक्टर के चक्कर में और इन सब में मुझे मत डालो प्लीज। वह बोला, ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हम दोनों ने अपने अपने हम घर वापस आ गए। अगले दिन वह मेरे रूम में आया और उसने कहा कि विराज, मैं कल वाली बात को लेकर सीरियस हूं। मैंने बेरुखी से कहा, तो उसने कहा, प्लीज यार, ये खुशी मुझे दे दे। उसकी उदास शक्ल और विनती देखकर मैंने कहा, यार मैं तुम्हारे कहने पर ये करूंगा, लेकिन मुझे प्राइवेसी चाहिए और मैं डायरेक्ट ही ये करूंगा, ना कि डिब्बी में स्पर्म डालकर। इसके लिए तुम्हें आरुषि से पूछना पड़ेगा कि क्या वह तैयार है। विवेक बोला, वह बाहर ही खड़ी है। फिर उसने आवाज दी, अंदर आ जाओ आरुषि। आरुषि लाल साड़ी और काले ब्लाउज में एक मासूम सी लड़की की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने पहली बार उसकी नजरों से नजरों को मिलाया। वह धीरे से मुस्कुराई, फिर विवेक के पास बैठ गई। अब मैं क्या बोलूं? मेरे पास शब्द नहीं थे। हालांकि मैं इस काम में अच्छा हूं, लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग थी।
मैंने कहा, आरुषि आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो उसने कहा, दिक्कत का ही तो उपाय कर रहे हैं। मैंने कहा, चलो फिर प्लान बनाते हैं। प्लान बन गया। इसके मुताबिक विवेक घर वालों को यह बताएगा कि किसी नए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और 4-5 दिन लगातार जांच होगी, तो तुमको 4-5 दिन रोज जाना पड़ेगा। सब कुछ ओके हो गया। विवेक ने 3 स्टार होटल में एक अच्छा सा रूम बुक कर लिया। अगले दिन मुझे आरुषि का इलाज करना था, तो आज मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। आप भी समझ सकते हो कि मेरी कैसी स्थिति होगी। अगले दिन 11 बजे विवेक और आरुषि मेरे साथ रूम में थे। विवेक अपने साथ में सोडा ड्रिंक की बोतल लाया था। मैंने कहा, यार विवेक तेरे सामने तो नहीं कर पाऊंगा। विवेक बोला, हम तीनों ड्रिंक करेंगे, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। हम तीनों ने मिलकर बोतल खाली कर दी और जैसे ही सुरूर चढ़ा, मैंने विवेक को इशारा कर दिया। वह बाहर चला गया। अब मैं और आरुषि अकेले थे। मैं खड़ा हुआ और उसके पास बैठ गया। नशा हम दोनों पर चढ़ चुका था। उसकी गुलाबी रंग की साड़ी में वह गोरी गोरी चिकनी बहुत सुंदर लग रही थी। संकोच करते हुए मैंने धीरे से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली। थोड़ी देर तक हम दोनों ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन 1 मिनट बाद धीरे धीरे मेरे हाथ नरियालों पर थे। नरियालों में काफी पानी भरा हुआ था। मैंने आरुषि को बोला कि मुझे नारियल का पानी और उसकी मलाई चखनी है। आरुषि तो मानो पहले से ही तैयार थी और अब आरुषि भी पूरे जोश में आ गई थी। मेरा एक हाथ उसके सर पर था और एक उसके शीशे पर था। आरुषि ने अपने नारियल निकाल के मुझे पानी पिलाना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि नारियल पानी से मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, मुझे तुम्हारे मोमोज खाना है चटनी के साथ। आरुषि बोली कि आज खाने में बहुत कुछ है, तुम खाते खाते थक जाओगे, पर मैं देते हुए नहीं थकूंगी। फिर मैंने उसके मोमोज को खाना शुरू किया। इतने कोमल मोमोज मैंने आज तक नहीं चखे थे। यही कार्यक्रम 2 से 3 घंटे चलता रहा। उसकी चटनी काफी बार फैल चुकी थी। फिर मेरी निकालना बाकी थी। चटनी इतनी तीखी थी कि उसके और मेरे मुंह से आह की आवाज निकल रही थी। फिर हम दोनों वही आराम करने लगे। और आरुषि बोली, मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे अभी और खाना है। यही सिलसिला चलता रहा। अब विवेक, आरुषि और मैं, हम तीनों जब भी मौका मिलता है मिलकर नारियल पानी और मोमोज का स्वाद चखते हैं। उधर आरुषि भी मां बनने वाली है, तो फिलहाल कार्यक्रम बंद हो गया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।